For following all of these instructions, what are the learning objectives of this class? How sound is produced, discuss its nature and effects, what is meant by intensity level, how reflection of sound produces echo. First topic is sound waves. What is sound? How sound is produced? Now I have written word sound waves. Waves in chapter 10 you have studied. Waves are the carrier of energy. So we can say sound is energy like light and electricity. Now the question arises, how sound is produced? डेली लाइफ से थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मैं बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रही हूँ? मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे वोकल कोर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। थोड़ी सी इर्द गिर्द और नज़र डालें, आपने चैप्टर 10 में भी पढ़ा कि जब आप यू थ्रो स्टोन इन द वाटर इट स्प्लैशेस, वहाँ भी वाइब्रेशन हो रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस सब से हम ये कंक्लूड करते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। डिफरेंट एग्जांपल्स हमारी बुक में दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग्स इन अ गिटार, कि जब तक हम उसके स्ट्रिंग्स को खुद से प्लग नहीं करेंगे गिटार विल नॉट रिंग। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टेथोस्कोप। नंबर 3, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोक। अब ट्यूनिंग फोक आपके लिए एक न्यू टर्म है। किचन में फोक देखा है जिसके आगे 4 प्रोंग्स होते हैं, इससे सिमिलर आपके पास ट्यूनिंग फोक होता है लेकिन उसके 2 प्रोंग्स होते हैं, ठीक है। फॉर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक मस्ट विजिट द लिंक गिवन बिलो। नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। See the figure. You are shown with a tuning fork or a rubber pad or a rubber hammer. When you strike the tuning fork on this rubber pad, it will start vibrating. आप जैसे ही इस रबर पैड पे ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करोगे तो इसके प्रोंग्स वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। इसी पॉइंट को, इसी एक्टिविटी को और एलैबोरेट करने के लिए इसको हम एक्सटेंड करते हैं कि लेट्स सी कि हमने एक थ्रेड लिया जो कि जिसके साथ एक बॉब अटैच है। जब इसी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को हम उस बॉब के साथ अटैच करते हैं, द बॉब विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। The last activity we have done proves that sound is produced by a vibrating body, that when tuning fork strikes on the rubber pad it produces vibration and we can listen, we can feel the vibration by moving the tuning fork near to our ear. Now if we see the daily life example, तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है कि अगर इसी ट्यूनिंग फोक को हम ग्लास ऑफ वाटर में डिप करें तो हमारे पास स्प्लैश प्रोड्यूस होता है। This splash, this sound is the result of vibrating tuning fork. Now the second property is sound require medium. ये हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम रिक्वायर होता है। अगर हमारी क्लास में, लेट्स सपोज डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारी क्लास की बाउंड्री ना हो तो मैं कुछ भी बोलूँगी, यू कांट अंडरस्टैंड। So this is the second property of sound, that sound require medium. Now we have an activity for this. We will prove this by using bell jar apparatus. Now what we have to do in bell jar apparatus, actually bell jar is first of all attached to a power supply. When the switch will be on of power supply, the bell will ring. Now bell jar is placed on the platform of the vacuum. If we pump air out of the bell jar, even when the bell is ringing, its sound will be feeble so that it eventually dies out. थोड़ी देर के बाद आवाज़ कम से कम हल्की से हल्की होती जाएगी, यहाँ तक कि आवाज़ आना बंद हो जाएगी, even the bell is ringing. It means कि when vacuum is created in that bell jar apparatus, sound will not propagate. So this
activity shows that sound require medium and sound has mechanical nature due to which it can only propagate in the presence of air. Now, third property, longitudinal nature of sound waves. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? हमने चैप्टर 10 में क्या पढ़ा है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं कि जिसमें आपके पास आपका जो मीडियम है उसके पार्टिकल्स वेव की डायरेक्शन में मूव करें, अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो जब हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर है। कैसे? अब प्रीवियस एक्टिविटीज को ज़रा सम अप करें कि हमने ट्यूनिंग फोक की एग्जांपल ली कि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करता है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम एंड देन कम बैक टू इट मीन पोजीशन। अब हमारे इर्द गिर्द हमारी एनवायरनमेंट में हर जगह एयर है, तो जब साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, कि जब आपके पास ट्यूरिंग फॉक के प्रोन्स वाइब्रेटरी मोशन में मूव कर रहे हैं तो वो एयर के पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर नेक्स्ट टू मॉलिक्यूल्स, नेक्स्ट मॉलिक्यूल से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होता है। इसी तरीके से जब प्रेशर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल में शिफ्ट होता है, तो वही से कि साउंड वेव्स हैज़ longitudinal nature. Why? Because the particles of the medium are applying adjacent pressure to the air molecules, due to which sound is producing. And recall, we have done with the two terms, compression and rarefactions in longitudinal nature. So when the pressure is applied on the air molecules, compressions and rarefactions also appear. So we conclude that sound waves have longitudinal nature. Now the next topic is characteristics of sound. We have four characteristics of sound: loudness, pitch, quality and intensity. The first one is loudness. You are familiar with the term. What is loudness? हम क्लास में कहते हैं ना, please speak softly, don't be loud, don't be harsh. So loudness is related to high voice. It is a characteristic of a sound by which a loud and faint sound can be distinguished. एक हल्की आवाज और एक ऊंची आवाज में फर्क महसूस करने की जो खुसूसियत है वो कहलाती है लाउडनेस। क्लास में हम लाउड हो जाते हैं, क्लास में हम सॉफ्टली भी बोलते हैं, ठीक है, हमारी लाउडनेस वेरी करती है। सो relating to this, we have so many factors upon which loudness depends. The three are discussed here. Amplitude of vibrating body, कि अगर हम किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रही हूँ, इट मीन्स कि मेरा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अगर मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ, इट मीन्स मैं वाइब्रेट कर रही हूँ ना, तो मेरा एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। सो वी से ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, लाउडर विल बी द साउंड प्रोड्यूस्ड, and smaller is the amplitude of the body, smaller or faintest will be the sound produced. In your book, example is given of a sitar, that sound produced by a sitar will be loud if we pluck the strings more violently. Clear? If we beat a drum forcefully, greater will be the amplitude, greater will be the loudness. Second one is area of vibrating body. Let's suppose you have two drums. The one is smaller and the other one is larger drum. So which drum will produce high voice? Obviously large one. So we say larger is the area of the body, louder will be the sound produced.
Number 3, distance from a vibrating body. I am speaking, and let's suppose we are sitting in a class. The person which is very near to me can hear me more clearly instead of the person which is sitting at one corner of the class, isn't it? So we say smaller is the distance of a body from the source, from the listener, louder will be the voice. Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between a shrill and grave sound. It is most likely seen that children and ladies have shrill voices and men have grave voices. And we can easily differentiate between these two voices, that if two persons are speaking तो हम easily बता सकते हैं कि if there is a children or if there is a lady or if there is a man. So this is characteristic of sound which is called pitch. Now pitch is related to frequency. How? Now the question arises, how frequency is related to pitch or how pitch is related to frequency. आपने फ्रीक्वेंसी की लास्ट चैप्टर में डेफिनेशन क्या पढ़ी है, रिकॉल करें ज़रा उसको, कि फ्रीक्वेंसी इज पासिंग ऑफ नंबर ऑफ वेव्स थ्रू अ पॉइंट. एक पॉइंट से जितनी ज़्यादा वेव्स पास कर रही हैं उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, सो वी से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ चिल्ड्रन एंड लेडीज आर हायर than the frequency of men. ठीक? Let's suppose we have 1 minute. In 1 minute, a children or a lady can speak more faster than a man. Clear? Next is quality. It is the characteristic of a sound by which we can distinguish between two sounds of same loudness and pitch. This is called quality. अब let's suppose कि एक रूम में पियानो भी बज रहा है और फ्लूट भी बज रहा है. आप या मैं इजीली बता सकते हैं कि इस रूम में से पियानो की आवाज़ आ रही है या गिटार की आवाज़ आ रही है या फ्लूट की आवाज़ आ रही है. अब अगर एक रूम में फ्लूट और पियानो बज रहे हैं तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फ्लूट और गिटार बज रहा है. तो जब हम दो साउंड्स के दरमियान फ़र्क कर सकें, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड. क्लियर? द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज़ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत. आपने अक्सर अपने इर्द गिर्द कहते हुए सुना होगा लोगों को कि उसकी आवाज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ऊंचा बोलता है या उसकी आवाज़ कानों को बहुत चुभती है. ठीक है, हर साउंड की अपनी एक इंटेंसिटी होती है. अब हम इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं फिजिक्स की टर्म में? साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स. अब हमने कहा कि हर साउंड की अपनी एक इंटेंसिटी होती है. ठीक है, इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि हर एक ह्यूमन एयर की अपनी फिजिकल कंडीशन होती है कि वो कितनी इंटेंसिटी के साउंड इजीली सुन सकता है. ह्यूमन एयर रिस्पॉन्ड intensity ranging from 10⁻⁻12 to 1 watt per meter square. अब ये जो इंटेंसिटी रेंज है ना, इसमें 10⁻⁻12 इज रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल, जिसको हम जीरो बेल भी कह सकते हैं. क्यों इसको रेफरेंस इंटेंसिटी लेवल कहते हैं? कि कोई भी इंसान की उसकी फिजिकल कंडीशन एयर की कैसी भी है, उसका एज फैक्टर कैसा भी है, इस रेंज की, इस इंटेंसिटी की साउंड इजीली वो सुन सकता है. barely audible and faintest intensity of sound is 10⁻⁻12. Okay, now we have to derive a relation between loudness and intensity. L is the loudness of sound, which is directly proportional to the logarithm of intensity. Removing the sign of proportionality, L become equals to K log I. Equation 1. अच्छा जी, next to derive a relation for intensity level of different sounds,
Let's take this reference loudness L naught is equals to K log I naught. L naught is the loudness of faintest audible sound and I naught is the intensity of faintest audible sound. Now subtracting equation 2 from 1, we get L minus L naught is equals to K log I minus I naught. Using mathematical rule, L minus L naught is equals to K log I over I naught, where L minus L naught, this difference between the loudness L of an unknown sound and loudness L naught is called intensity level of unknown sound. So equation becomes intensity level is equals to K log I over I naught. It becomes equation 3. Now, the value of K depends not only on the unit of I and I naught but also on the unit of intensity level. अगर हमारे पास इंटेंसिटी I किसी भी अननोन साउंड की फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से 10 टाइम्स ग्रेटर है तो हम कहते हैं कि I is equals to I naught. So our equation become intensity level is equals to log I over I naught. This relation is for the unit bell. Intensity का एक unit होता है bell. And when we convert it into decibel, then I say 1 bell is equals to 10 decibel. 1 bell is equals to 10 dB. So intensity level is equals to 10 log I over I naught. Reflection of sound. Echo. Echo क्या है? Echo कैसे प्रोड्यूस होती है? एक टर्म साउंड वेव्स हम स्टडी कर चुके. नाउ वी हैव इको. इको कैसे प्रोड्यूस होती है? इन सिंपल वर्ड्स, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेशन एंड एटसेट्रा, छोटी सी बात मैं कहूँगी कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करें. आप इको कब सुनते हो? इको का मतलब है कि जब आप आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज़ एक जगह से टकरा कर दोबारा आपको सुनाई दे, दैट इज इको. ऐसे ही होता है, आपकी अपनी आवाज़ जब गूंजती है, आप जब अपनी ही आवाज़ सुनते हो तो उसको आप इको कहते हो. ओके, हाउ वी डिफाइन इट? व्हेन द साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. Clear? कि जब आपके पास साउंड एक मीडियम से टकरा कर दोबारा आपके पास आए, वो कहलाती है इको. अब कुछ कंडीशंस हैं कि हम इको कब सुन सकते हैं. What are the necessary conditions to hear the clear echo? The very first one is to hear a clear echo. Interval between sound produced and reflected sound must be 0.1 second at normal temperature when speed of sound is 340 meter per second. आपने कुछ कहा और दोबारा आपने अपनी आवाज़ सुनी, इसके दरमियान का जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए. आप तभी अपनी इको सुन सकते हैं. क्लियर? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड S is equals to VT. 340 multiplied by 0.1 second is equals to 34 मीटर. अब ये डिस्टेंस हमें क्या बताता है? हमने क्यों फाइंड आउट किया ये 34 मीटर का डिस्टेंस? मैं कुछ कह रही हूँ, लेट्स सपोज मेरे आगे कोई ऑब्स्टिकल है, कोई बिल्डिंग है, तो 34 मीटर वो डिस्टेंस है जो मेरी आवाज़ तय करेगी. जैसे मैंने बोला, आवाज़ ऑब्स्टिकल से टकराई और वापस मेरी तरफ आई, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 34 मीटर का है. इन अदर सेंस, इन अदर वर्ड्स, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे
और ऑब्स्टेकल के दरमियान डिस्टेंस 17 मीटर का है, then I can hear a clear echo, isn't it? The last topic of today's lesson is speed of sound. It means how the speed of a sound vary in states of matter. We know that sound requires medium to travel and sound cannot pass through vacuum, but its speeds vary in all the three states: solid, liquid, and gas. Generally, speed of sound in a liquid is 5 times than in gases, and speed of sound in a solid is about 15 times than in gases. It means speed of the sound is greatest in solid state and lesser in gas state. अब इसकी एग्जांपल आप डेली लाइफ में इस तरीके से लो कि कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ज़मीन क्योंकि सॉलिड है तो शॉक आपको पहले फील होता है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है बिकॉज एयर इज अ गैस. ठीक है. सो स्पीड ऑफ साउंड is greater in solid and lesser in liquid and gas. Speed of sound can be calculated by using formula V is equals to F lambda. That's all for today. I would appreciate if you will ask any question regarding topic to me.